हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और सीपी राज रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सीपी। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने 1833 तक के चार्टर को पढ़ा। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार कंपनी पे अपना शिकंजा कसती जा रही है, भारत के शासन को अपने तरफ खींचती जा रही है, करती जा रही है, अपना अधिकार जमाती जा रही है, और किस प्रकार से पूरी केंद्रीकृत व्यवस्था का निर्माण हो रहा है। और हमने आपसे पहले भी यह बात बताया था कि दो चीज़ें हम लोगों को देखनी है। पहला कि भारत में संवैधानिक संस्थाओं का विकास, और दूसरा भारत में संवैधानिक मूल्यों का विकास। इसके बाद से जो अधिनियम आने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1853 के चार्टर के बाद तुरंत जो 1858 के माध्यम से, क्योंकि 1853 के चार्टर के बाद 1858 में ब्रिटिश सरकार भारत के शासन को अधिग्रहण कर लेगी और डायरेक्ट क्राउन का शासन होगा। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले 1853 के इस चार्टर पे हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या क्या बदलाव हुआ, क्या क्या नई चीज़ें आई, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस किन चीज़ों को अपने हाथ में लिया, और कौन कौन से शक्तियों दी और कौन कौन से अधिकार दिए। ठीक, और हम लोग आते हैं, विस्तृत चर्चा करते हैं 1853 के चार्टर पे। चार्टर एक्ट 1853। देखिए, चार्टर एक्ट 1853 जो है वह हर चार्टर एक्ट किसी न किसी कारण पे आया है। उसका भी अपना एक कारण रहा है, और इसका भी एक कारण था कि यह लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट पे आया था। इसमें कुछ कमियां रह गई थी, कुछ समस्याएं। उन समस्याओं और उन कमियों को दूर करने के लिए इस चार्टर को लाया गया। तो 1853 का चार्टर में क्या क्या प्रावधान था, इसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल, जैसे मैंने पहले बताया था कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य हुआ करता था, उसके लिए एक प्रावधान किया था, लेकिन उसको अस्थायित्व प्रदान नहीं किया गया था। इस चार्टर में विधि सदस्य को अस्थायी कर दिया गया। तो पहला लिखेंगे कि विधि सदस्य को अस्थायी किया गया। ठीक, गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य को अस्थायी किया गया। और गवर्नर जनरल के परिषद में छह अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए। विधि सदस्य को अस्थायी किया गया और गवर्नर जनरल के परिषद में 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए, और कुल मिला के सदस्य की संख्या जो हो गई वह 12 हो गई। तो कुल मिला के सदस्य की संख्या 12 हो गई। ठीक, और इसमें एक केंद्रीय विधान परिषद बनाया गया। क्या था? अतिरिक्त सदस्य विधि बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। इनका काम था कि अतिरिक्त सदस्य जो थे वो विधि बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। ठीक, ये हो गया। और एक प्रावधान ये किया गया कि विशिष्ट सिविल सेवकों को भर्ती के लिए प्रावधान किया गया। भर्ती के लिए प्रावधान किया गया। ठीक, बंगाल में एक लेफ्टिनेंट एलजी की नियुक्ति की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी की
नियुक्ति की गई, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई जिसको हम एलजी कहेंगे आगे। निदेशक मंडल जो थे 24 सदस्य थे, उनकी संख्या कम करके 18 कर दिया है। गया, जिसमें से 6 ब्रिटिश, जो 6 सदस्य थे उसको ब्रिटिश राजा की तरफ से नियुक्त किया जाएगा। या राजा के द्वारा किया जाएगा। ये प्रावधान किया गया। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान और किया गया कि किसी भी समय ब्रिटिश संसद किसी भी समय कंपनी का शासन का अंत कर सकती है। ये सारे अधिकार दिए गए हैं। ठीक, अब देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि भारत में जो कर्मचारी हैं, अंग्रेज कर्मचारी, उनके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए ब्रिटेन में न्यायालय गठित किया जाएगा। उसी प्रकार से दूसरे विभाग में इस प्रकार से प्रावधान किया गया कि भारत विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में एक विधि आयोग की गठन का प्रावधान किया गया। अब अगला है भारतीय विधि आयोग के रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक, भारतीय विधि आयोग के रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में विधि आयोग के स्थापना का प्रावधान किया गया कि यहाँ की जो विधि आयोग जो भी रिपोर्ट देगी, क्या सही है क्या गलत है, उस पर कितना विचार किया जाना है, इन सब प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए, इन पर विचार करने के लिए और उसकी अनुशंसा को माना जाए या ना माना जाए, इन सब मुद्दों पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में विधि आयोग का स्थापना का प्रावधान किया गया। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त करने की शक्ति दी गई। कि अपनी परिषद के लिए अपने गवर्नर के जनरल का काम बहुत बढ़ता जा रहा था और बहुत सारे भारत पे समग्र नियंत्रण हो गया था उस समय। कुछ ऐसे राज्य बाकी थे जो स्वतंत्र थे, तो कार्य का भार बहुत उसके ऊपर अधिक आ रहा था। तो उसी से थोड़ा सा कार्यभार कम करने के लिए कि गवर्नर को और भी काम होते हैं, तो अपने परिषद में उपाध्यक्ष की नियुक्त करने के लिए शक्ति दी गई गवर्नर जनरल को। ये रहा आपका 1853 के चार्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम अगली कड़ी में बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट, 1853 का एक्ट, जितने भी ऐसे सारे एक्ट हैं उनको पारित किया गया। उससे भी ब्रिटिश की आकांक्षाओं को और भारतीय नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा न कर सकी।
और उस समय साम्राज्य विस्तार करने में बहुत ही तेजी से अपना आगे बढ़ रही थी ब्रिटिश कंपनी, और सरकार भी उसके पूरी तरह से सहयोग दे रही थी। तो ब्रिटेन के इस साम्राज्यवादी नीति के कारण और बहुत सारे छोटे छोटे राजाओं को अपने उनकी स्वतंत्रता को छीन लेना तथा उनको अपना साम्राज्य विस्तार को बढ़ाना, इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत बड़ा असंतोष बढ़ता गया। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक असंतोष बढ़ता गया और लोग बहुत ही ऐसी समस्याओं में जुटने लगे, और उससे भी लोगों में एक विद्रोह की भावना आ गई। और फिर इसके बाद में 1857 की क्रांति हुई, जो बहुत ही बड़ी क्रांति थी। कोई लोग सैनिक विद्रोह कहते हैं, कोई लोग क्रांति कहते हैं, कोई स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कहते हैं, कोई लोग हिंदू और मुसलमानों का सामूहिक रूप से ईसाइयों के प्रति धार्मिक उन्माद कहते हैं। लोगों का अलग अलग कहने का अलग अलग नज़रिया है। तो हम लोग अब अगली कड़ी में यही पढ़ेंगे कि 1858 का चार्टर, इसे भारत सरकार अधिनियम कहा गया, क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा साम्राज्ञी ने पूरा भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया और वह प्रत्यक्ष रूप से शासन करने के लिए अपना प्रतिनिधि भी भेज दिया। तो अब कंपनी का शासन यहाँ समाप्त होता है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, 3 सीरीज में इसको बांटा था। ये पहला कंपनी का शासन, और दूसरा था साम्राज्ञी का शासन या क्राउन का शासन या ताज का शासन, जो भी कहिए। तो कंपनी के शासन में केवल कंपनी का एक व्यापारिक कृत, दूसरा व्यापारिक प्लस राजनीतिक कृत, और दूसरे में देखा था, जैसे एक बार पूरा हम लोग रिवाइज करेंगे उसको, कि जैसे देखिए एक था शासन जो था, पहले था कंपनी और ये था ताज यानी क्राउन का शासन। तो इसमें हमने 2 देखा था, एक व्यापारिक और दूसरा व्यापारिक प्लस राजनीतिक, जिसमें से आप देखेंगे 1726 का ये दोनों चार्टर है व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, और इसमें 1773 से लेकर के 1853 तक ये था। और 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश का शासन था। तो हम लोगों ने व्यापारिक वाले को भी पढ़ लिया, व्यापारिक राजनीतिक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1853 तक के चार्टर को हमने पढ़ लिया। और हम लोग अब दूसरे तरह से आते हैं, ताज का शासन कब प्रारंभ हुआ। देखिए अब इसमें जो पिछले वाले चार्टर में थोड़ी बहुत ही इधर उधर थोड़ा संवैधानिक मूल्यों और संस्थाओं का विकास हो रहा था, हम लोग उस पर गौर करेंगे। लेकिन इसमें जो है, इसमें पूरी तरह से अब एक एक करके संवैधानिक मूल्य और संवैधानिक संस्थाओं का विकास होगा और आपको दिखेगा, और भारतीय संविधान में कहाँ है और ये यहाँ पे किस प्रकार से दिया गया उसको हम लोग तुलना कर लेंगे, और ये भी बताएंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में इसकी व्यवस्था है और किस अनुच्छेद में इसकी व्यवस्था नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे कि जैसा कि अब 1858 का अधिनियम आ गया है। 1858 का अधिनियम अब आ गया है। अब देखेंगे कि साम्राज्ञी ने क्या क्या इसमें प्रावधान किया और किस प्रकार से लाया गया। इस अधिनियम का नाम है भारत सरकार अधिनियम 1858। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1858, इसमें क्या, इसको कब लाया गया, इस पे भी थोड़ा नजर डाल लेंगे तो अच्छा रहेगा, सुविधापूर्ण रहेगा। देखिए 30 अप्रैल 1858 को यह संसद में पेश किया गया। ब्रिटिश संसद में 30 अप्रैल 1858 को संसद में पेश किया गया और इसकी स्वीकृति 2 अगस्त को मिली। जो राजा की या किंग की या महारानी की स्वीकृति जो थी 2 अगस्त 1858 को प्राप्त हुई और इसी समय से यह लागू भी हुआ। ठीक, अब आ जाएंगे, अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं कि क्या क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद से जितने भी चार्टर एक्ट अब यहाँ से कहना बंद हो जाएगा,
अब यहाँ भारत सरकार अधिनियम ही कहा जाएगा, क्योंकि अब डायरेक्ट क्राउन का शासन है, डायरेक्ट ताज का शासन है, डायरेक्ट ब्रिटेन का शासन है भारत में। अब इसे ब्रिटिश इंडिया तो बहुत पहले से किया गया, उस समय कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश शासन करती थी, लेकिन अब यह डायरेक्ट शासन कर रही है ब्रिटिश इंडिया। कि कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। और भारत का उत्तरदायित्व, भारत शासन का उत्तरदायित्व ब्रिटिश संसद के पास हो गया, संसद के पास हो गया। ठीक, ये काम किया गया। अगला क्या किया गया? कंपनी के जितने भी निदेशक मंडल थे, नियंत्रणक मंडल और गुप्त समिति, सबको क्या किया? बंद कर दिया गया। कंपनी के नियंत्रण मंडल, निदेशक मंडल और गुप्त समिति सबको क्या किया गया? बंद कर दिया गया कि अभी इन लोगों का कोई काम नहीं है, क्योंकि अब स्वयं महारानी अपने हाथों में सत्ता को ले रही है। शक्तियों एवं अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार राज्य सचिव को दिया गया। जिसे हम लोग भारत का राज्य सचिव कहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जिसको हम लोग कहा जाएगा। ठीक, कंपनी की सेनाओं को ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया गया। अब ये व्यवस्था की गई कि कंपनी की जितनी भी सेनाएं हैं वो ब्रिटेन सरकार के अंतर्गत आ जाएंगी। अब वो कंपनी पे उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा। ठीक, कंपनी का उस पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। अब क्या किया गया? जैसा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, तो भारत के सचिव को भारत के सचिव की सहायता देने के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद की स्थापना की जाएगी। अब 15 सदस्यों की परिषद की स्थापना की जाएगी, तो 15 सदस्य में कौन कौन, किन किन सदस्यों को और कितने सदस्यों को कौन कौन नियुक्त कर सकता है उसके बारे में जान लेते हैं। आइए, अब 15 सदस्यों में से जो है 8 जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और जो 7 हैं वो कंपनी के द्वारा। ये 8 7 15 सदस्य नियुक्त होंगे, 8 ब्रिटिश सरकार के द्वारा और 7 कंपनी के द्वारा यह नियुक्त होंगे। जैसा कि ये तो देखिए आप, अब जो है, अब क्या स्थिति थी कि जो सारी शक्तियां जो थीं भारत के राज्य सचिव के पास चली गई। वह इन सदस्यों के साथ बैठक करता था, बैठक में भाग लेता था और अपना मत भी देता था और निर्णायक मत भी भारत का राज्य सचिव देता था। तो भारत का राज्य सचिव जो है वो बैठक में अध्यक्षता भी करता था और जो है सामान्य मत देने का अधिकार था उसे, प्लस निर्णायक मत भी। ये दोनों मत देने का अधिकार दिया गया इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव को। ठीक, और जो भारत परिषद की जो भूमिका थी
केवल केवल परामर्श के लिए थी, केवल परामर्श के लिए। जो प्रभावी निर्णय था वो भारत का राज्य सचिव ही लेता था। केवल 15 सदस्य की जो परिषद बनाई गई यह केवल परामर्श के लिए था, और जो प्रभावी निर्णय था वो भारत का राज्य सचिव लेता था। ठीक, ये हो गई आपकी। और क्या दिया गया, और कौन सी शक्ति दी गई? भारत के राज्य सचिव को वायसराय के साथ गुप्त पत्र व्यवहार करने की शक्ति दी गई। यानी अपना गुप्त पत्र व्यवहार दे सकता है कि क्या हाल है, कैसे वहाँ की सरकारें चल रही हैं, कोई समस्या तो नहीं ना है, क्योंकि वह एक मंत्री होता था जो भारत का राज सचिव होता था और ब्रिटेन में ही रहता था, भारत में नहीं रहता था। ठीक, ये होगा आपके मन में हो जाएगा कि अभी मैं लिखा हूं कि भारत के राज सचिव को वायसराय के साथ, तो ये वायसराय कहां से आ गया? तो मैं आपको बता दूं कि इसी अधिनियम के अंतर्गत, ये इसी अधिनियम के अंतर्गत जो है भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा, वायसराय कहा जाने लगा। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक, ये हो गई आपकी। अब देखिए, भारत के राज सचिव को ब्रिटिश संसद के समक्ष भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रतिवर्ष बजट पेश करना होगा। कहां पे? ब्रिटिश संसद में। ब्रिटिश संसद के समक्ष बजट पेश करना होगा। यानी जो भारत का जो बजट पेश हुआ करता था पहले, वही पेश करता था गवर्नर जनरल। अब क्या करेगा? अब उसको भारत का राज्य सचिव ब्रिटिश संसद में पेश करेगा कि इतनी कमाई हुई, इतना खर्च हुआ, इतना आया, इतना आगम है, इतना निर्गम है, सब कुछ वह ब्रिटिश संसद के समक्ष भारत का राज्य सचिव करेगा। इतनी शक्ति दी गई। ठीक, अब इतनी शक्ति दी गई, यानी क्या क्या हुआ थोड़ा समराइज कर लेते हैं कि जो सरकार का शासन था, कंपनी का जो शासन था, वह प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के पास चली गई। ठीक, अब क्राउन के उत्तराधिकार में आ गया ये भारत, और उसका जो पहले वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, वो दोनों को भंग करके एक भारत के राज्य सचिव की पद सृजित किया गया, और उनको शक्ति दी गई कि आप ही पूरा कमान संभालेंगे। और 15 सदस्यों की एक भारत परिषद का स्थापना किया गया, जिसमें 8 ब्रिटिश सरकार के कर्मचारी रहेंगे और 7 कंपनी द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ये किया गया। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया कि अब गवर्नर जनरल नहीं होंगे बल्कि वायसराय कहा जाएगा। ये उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। जो ब्रिटिश संसद में बजट पेश होगा भारत का, ये प्रावधान किया गया। तो ये 1858 की जो भारत सरकार अधिनियम है, अब पहले चार्टर एक्ट कहा जाता था, अब सर अधिनियम इसको एक्ट कहा जाएगा। अब चार्टर एक्ट नहीं होगा, अब अधिनियम आएगा। ठीक, क्योंकि डायरेक्ट ब्रिटिश संसद का कंट्रोल है, और कंपनी को क्या किया गया? उसके शासन को समाप्त किया गया। इतना काम किया गया 1858 के अधिनियम में। अब उसके बाद से जो है एक महारानी का घोषणा पत्र आता है। तो महारानी का घोषणा पत्र में भी हम लोग देख लेते हैं का 2 बातें कि जिसमें भारतीय संविधान के जो संवैधानिक संस्थाओं और मूल्यों का जो विकास है उसमें भी कुछ झलक मिलता है। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं उसको, घोषणा पत्र को, कि कब आया, कौन ले आया और कहाँ पढ़ा गया, कैसे पढ़ा गया। ठीक, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। 1 नवंबर
1858 को महारानी विक्टोरिया के नाम क्या आया? घोषणा पत्र आया, पत्र आया। इसको कहां पढ़ा गया? आप कमेंट करके बताइए कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने और कहां पढ़ा। ठीक मित्रों, आप कमेंट किया करें जिससे हमारा हौसला अफजाई हो। ठीक, ये देखिए अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। इसमें महारानी ने कहा कि जो भारत के नागरिक हैं वो ब्रिटेन के नागरिक के समान माने जाएंगे, यानी हम उनके साथ समानता का व्यवहार करेंगे कि जिस प्रकार से हम ब्रिटेन के नागरिकों को सम्मान देते हैं, जिस प्रकार से हमारे लिए ब्रिटेन के नागरिक हमारे नागरिक हैं, उसी प्रकार से भारत के नागरिक ही ब्रिटेन के नागरिक समझे जाएंगे, उनको हम उतना ही समानता का अधिकार देंगे। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि भारत की प्रजा को साम्राज्य के अन्य नागरिकों के भांति ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा। यानी महारानी कह रही हैं कि जिस प्रकार से हमारी प्रजा है वैसे इंडिया वाले भी हैं, इंडिया की प्रजा भी हमारी प्रजा है, हम उनको समानता का व्यवहार करेंगे उनके साथ। ठीक और दूसरा क्या किया गया? इसमें कहा गया कि भारत के लोगों को लोक सेवाओं में शिक्षा, योग्यता, ठीक तथा विश्वसनीयता के आधार पे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष भर्ती में मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि पर आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अब देखिए, अब महारानी ने क्या कहा कि भारत के लोगों को लोक सेवाओं में शिक्षा, योग्यता तथा विश्वसनीयता के आधार पर स्वतंत्र निष्पक्ष भर्ती में तथा मूल वंश, लिंग तथा जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। यानी कह रही है कि समान रूप से भारत के नागरिकों को भी हम उसी प्रकार से लोक सेवा में नौकरी देंगे जिस प्रकार से ब्रिटेन के नागरिकों को। तो अब देखिए कहीं न कहीं ये अनुच्छेद 16 का संकेत करता है ना कि अनुच्छेद 16 में भी एक होता है कि किसी भी भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति और लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या मिला कि आर्टिकल 16 मिला हमें। अगर कहीं से हम नहीं लाते तो आर्टिकल 16 के आधार पर अगर इसी को रख देते तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आर्टिकल 16 मिला। महारानी ने घोषणा पत्र में अगला कहा कि भारत के लोगों के भौतिक और नैतिक उन्नति के उपाय, भारत के लोगों के भौतिक एवं नैतिक उन्नति के उपाय किए जाएंगे। यानी भारत के लोगों को उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए, खुशहाली के लिए काम किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं भारत के संविधान में अगर डीपीएसपी में देखेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत ये मिलता है। क्योंकि दोस्तों हमको दो चीज़ देखना है हम लोगों को। पहला देखना है भारत में संवैधानिक संस्थाओं का विकास, संवैधानिक मूल्यों का विकास, संवैधानिक मूल्यों, संवैधानिक प्रावधानों का भी विकास देखेंगे।
तो देखिए पिछले में देखा हमने 16 का कहीं अंश दिख रहा था आर्टिकल 16 का, ये डीपीएसपी का भी अंश है कि इन दोनों चीज़ों को भारत के शिक्षित वर्ग ने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। मैग्ना कार्टा, तो इसको भी लिखेंगे कि भारत के शिक्षित वर्ग ने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। बड़े लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि मैग्ना कार्टा क्या है, तो थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं कि 15 जून 1215 में ब्रिटेन के राजा द्वारा कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे। ठीक, देखिए मैग्ना कार्टा के बारे में, बिल ऑफ राइट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों का इतिहास, कि मूल अधिकार किस प्रकार से उनका विकास हुआ, कहाँ कहाँ तक आए, किसने कहा कि मौलिक अधिकार तो मानव मात्र होने से ही हमें प्राप्त है, किसी ने क्या कहा मौलिक अधिकारों के बारे में। तो उन सब, जब हम लोग मौलिक अधिकार पे, अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ क्लास के बाद मौलिक अधिकार शुरू हो जाएगा, तो उस पर हम लोग पूरा तरीके से चर्चा करेंगे कि ये किन क्यों आया, किस प्रकार से आया और किन किन कारणों के द्वारा आया और इसका क्या महत्व है भारतीय संवैधानिक इतिहास में और विश्व के संविधानों में, इसका क्या महत्व है, यहाँ से अपनी संवैधानिकता और अपनी इस तरफ से क्यों लोग देखते हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। भारत परिषद अधिनियम पढ़ेंगे 1861 की क्या क्या इसके प्रावधान है, क्यों इसके लाया गया, इसके कारणों पर भी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे कि भारत परिषद अधिनियम क्या है। भारत परिषद अधिनियम, अठारह सौ 61, इसके पीछे आने का क्या कारण है।